अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन की ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहले हाइड्रोकार्बन के टाइप की, जो कि है एल्केन्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे उसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन, और एल्केन का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जो कि है पैराफिन। इनको पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। पैराफिन असल में एक लैटिन भाषा के वर्ड पैरम से डिफाइन हुआ है, जिसमें पैरम का मतलब होता है लिटिल और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी। मतलब इसकी बहुत कम एफिनिटी होती है। मतलब बेसिकली हम कहें तो साइंटिफिकली कि ये अनरिएक्टिव होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है ना तो ये किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं, ना बेस से रिएक्शन करते हैं, ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट से नॉर्मल कंडीशंस पर। ये सिर्फ रिएक्टिव तब होते हैं जब हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, रिएक्टिव ओनली एट हाई टेम्परेचर, और साथ ही साथ जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, यानी कि हाई प्रेशर पर। वरना नॉर्मल कंडीशंस में ये ना किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ना किसी बेस के साथ, ना ही किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ठीक है, अब एल्केन्स में अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है तो इस बीच इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है हमारी 154 पिकोमीटर। और कार्बन और हाइड्रोजन अगर है तो उसके बीच में हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 110 पिकोमीटर की। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी सैचुरेशन की, तो हमने बताया कि ये क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। यानी जो इसके सारे कार्बन्स होंगे, ऑल कार्बन्स जो इसमें पाए जाएंगे वो सब के सब कैसे होंगे, वो सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स हमको मिलेगा। मतलब जो भी कार्बन होगा, सपोज करें ये हमारे पास कोई एल्केन है तो इनमें ये चारों क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अगर हम बात करें इनके एडजेसेंट बॉन्ड के बीच की एंगल की, तो इनके एडजेसेंट बॉन्ड के बीच के एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। दैट मीन्स कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, सबसे छोटा जो हमारे पास एल्केन होता है वो होता है हमारा मीथेन, CH4। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, जहाँ पर ये आउटसाइड ऑफ द प्लेन और ये इनसाइड ऑफ द प्लेन। इन सारे हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल हमको मिलता है, कितने का मिलता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ठीक है, ये होती है हमारी कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो सारे एल्केन्स जो होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सिंपल इनको बनाएंगे कैसे। ये तो इनका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब आती है बारी कि ये प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। तो हम हेडिंग ले लेते हैं क्या, कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहेंगे तो बेटर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हो सकता हो कि बोर्ड पर लिखी ना गई हो लेकिन बोली गई हो, तो उसको नोट करते चलें तो बेटर रहता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन करने का सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे आसान मेथड है जो NCERT में मेंशन किया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो जैसे मान लेते हैं कि सपोज करें हमारे पास आ गया RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक जनरल एल्कीन ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन का ऐड कर दें मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे हम निकल ले लेते हैं या फिर प्लेटिनम ले लेते हैं या फिर पैलेडियम ले लेते हैं, तो इस तरह का कैटलिस्ट अगर हम ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, RCH2CH3। ये हो गया हमारा क्या, एल्केन। किससे बनाया हमने इसको, एल्कीन से बनाया। ध्यान देने वाली बात यह है, जो यहाँ पर कैटलिस्ट लिया गया है ख़ास तौर से निकल, वो रेने निकल के फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, रेने निकल जो है एक एक्टिव फॉर्म है निकल का, और इसको हम लोग बनाते हैं निकल एल्यूमिनियम एलॉय से। ठीक है, निकल एल्यूमिनियम एलॉय को जब हम NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम डिज़ोल्व हो जाता है और निकल जो रिमेनिंग बचता है वो फाइन पाउडर में बचता है। ठीक है, फाइन पाउडर्ड फॉर्म में निकल बचता है। ठीक,
ये बनाता है हमारा रेने निकल, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज़ करें अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, जनरल एल्कीन ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगी हमारी प्रोपीन। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। सपोज़ कर लेते हैं रेनी निकल हमने इस्तेमाल किया, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH3 CH CH2। एक हाइड्रोजन जो है यहाँ ऐड हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यानी कि अगर हम इसको साथ में लिखें तो हो जाएगा CH2 CH3। ये क्या हो गया, हमारा प्रोपेन हो गया। तो इस तरह से हम लोग ईजिली जो है एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, और इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है कि अगर हाइड्रोजिनेशन हो रहा हो, हाइड्रोजिनेशन अगर हो रहा हो, ठीक है, ऑर्डिनरी निकल पे, ऑर्डिनरी निकल के साथ जो टेम्परेचर हो वहाँ पर क्या हो, टेम्परेचर हमारा जो हो वो मान लेते हैं हम लगभग 523 से लेके 573 केल्विन के आसपास हो। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजिनेशन होता है ना, इसको हम लोग रिएक्शन को नेम्ड रिएक्शन बोलते हैं, जो कि होता है हमारा सबाटियर एंड सेंडर्न रिएक्शन। ठीक है, सबाटियर एंड सेंडर्न रिएक्शन, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इसको किया था। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम एक इथीन लेते हैं, ठीक है, और इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं, यानी हाइड्रोजन ऐड करते हैं ऑर्डिनरी निकल के साथ, रेनी निकल के साथ नहीं, किस टेम्परेचर पे, 523 से लेके 573 केल्विन पर। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, इथेन में। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है इथेन को बनाने का, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, सबाटियर एंड सेंडर्न रिएक्शन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजिनेशन करके एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा कैटेगरी लेते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाया जाए। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड्स क्या होती हैं, जैसे अगर कोई एल्काइल ग्रुप हमारा हैलोजन के साथ हो, यानी हाइड्रोजन निकला हो और हैलोजन लगा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। अब इसमें सबसे पहला आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ये एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने इसको बनाया था 1912 में। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनका नाम था, पूरा नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। इस रिएजेंट को बनाने के लिए इनको 1912 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ख़ास तौर से ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस में इसका बड़ा यूज़ किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का सिंपल तरीका है, एल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर मीडियम में। ठीक है, ड्राई ईथर मीडियम में अगर हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, RMgX। ये है हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बहुत आसानी से एल्केन्स को बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, कोई भी, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ R है और यहाँ X है, तो मतलब दोनों में R में हम चाहे तो CH3 ले लें या C2H5 ले लें, ठीक है, या C3H7 ले लें, और X में हम चाहे तो क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है। तो सिंपली क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस कर देना है, यानी उसका वाटर से रिएक्शन कराना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एल्केन मिल जाएगा, और एक कंपाउंड मिलता है ये जो कि बाई प्रोडक्ट है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड को सबसे पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, देन उसमें हाइड्रोलिसिस कर दी तो हमको क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। ठीक, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लें हमारे पास आ गया CH3 CH2MgCl। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी हाइड्रोलिसिस की तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2H प्लस MgOH Cl। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इथेन बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमने X लिया है तो यहाँ X ही आएगा। ठीक है, ये कभी कभी मसल मेमोरी वर्क कर जाती है, क्योंकि कुछ एग्जांपल ब्रोमीन से भी लिए जाते हैं, तो यहाँ पर X रहेगा।
तो इस तरह से हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं किसको, एल्केन को। ठीक है, इसी तरह एक और रिएक्शन होता है बड़ा फेमस है, वुड्स रिएक्शन, जिसके ऊपर हमारे चैनल पर रील भी अवेलेबल है। तो आप उस रील को चाहे तो आई बटन में देख सकते हैं या सर्च करके देख सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में बेसिकली हम लोग एल्काइल हैलाइड को मेटालिक सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, और ध्यान देना होता है तो हमको कि यहाँ पर जो मीडियम हो वो कैसा हो, ड्राई ईथर का मीडियम हो। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है, एक सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिएक्शन होता है ना उसमें एल्काइल हैलाइड जो ली जाती है वो 2 मोल्स ली जाती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास है RX, इसका हम मेटालिक सोडियम से रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमको क्या मिल जाता है, R मिल जाता है, और साथ में क्या मिलता है, NaX। क्योंकि अब ये 2R आया तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमको यहाँ 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको क्या, एल्केन मिल गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सिमेट्रिकल एल्केन, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी चीज़ लेंगे वही यहाँ पर 2 होके जुड़ रही है। तो ऐसे केस में हमको क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए छोटा सा। तो मान लेते हैं हमारे पास है CH3CH2Cl। ठीक है, और मेटालिक सोडियम से रिएक्शन कराया, मीडियम जो होगा वो कैसा होगा, ड्राई ईथर मीडियम होगा। तो ऐसे केस में हमको जो मिलेगा CH3CH2CH2CH3। ठीक है, तो और क्या मिलेगा साथ में, 2NaCl। इसको हम लोग सिमेट्रिकल इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो एल्केन बना है ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ बराबर एल्काइल ग्रुप्स, इधर भी CH3CH2 इधर भी CH3CH2। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। ठीक है, और इसके नाम की बात की जाए तो ये हो जाता है इथाइल या क्लोरोइथेन लिख लेते हैं, IUPAC नाम लिख लेते हैं सीधे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। ठीक है ना, तो ये हो जाता है हमारा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अगर इसके मैकेनिज़्म वगैरह की बात की जाए तो छोटा सा मैकेनिज़्म होता क्या है इसमें कि सबसे पहले जो एक मॉलिक्यूल होता है वो Na से रिएक्शन करता है, क्योंकि Na जो है हमारा रिएक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल है। तो ये क्या करता है, X को डिस्प्लेस करता है और यहाँ पर खुद लग जाता है। तो ये मिल जाता है हमको और NaX बनता है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो RNA बना है, ठीक, ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और हमको क्या मिल जाता है, RR और NaX। तो इस तरह से इसका मैकेनिज़्म फॉलो होता है, जनरल मैकेनिज़्म है ये। ठीक है, खैर मैकेनिज़्म बुक में मेंशन नहीं किया है, लेकिन बता दिया कि हो सकता हो काम आ जाए। लेकिन रिएक्शन क्या है कि 2 मोल एल्काइल हैलाइड 2 मोल मेटालिक सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करती है और हमको क्या मिलता है, सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है। ठीक है, अच्छा, अगर एक सवाल आता है कि हम बार बार सिमेट्रिकल बोल रहे हैं, क्या होगा अगर हम अलग ले लें तब। ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम कि व्हाट हैपेंस इफ़ वी टेक डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। मतलब हम दोनों अलग अलग ले लें तब क्या होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ले लेंगे तो ऐसे केस में हमको 3 एल्केन का मिक्सचर मिल जाएगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास है CH3Cl ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 मोल्स है, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, ड्राई ईथर मीडियम रहेगा। तो हमको पहला तुमको क्या मिलेगा, CH3 प्लस 2NaCl। ये अगर सेम लें तब होगा, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम अब 2 के बजाय एक ले लेते हैं CH3CH2Cl और दूसरा ले लेते हैं CH3Cl, तब क्या होगा, तब हमारे पास एक पूरा मिक्सचर मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो हमको क्या मिलेगा, CH3 एक ये मिल जाएगा। दूसरा हमको क्या मिल सकता है, CH3 ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल बन जाए। और तीसरा क्या हो सकता है, CH3 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये तीनों का हमको मिक्सचर मिल जाएगा, क्योंकि एक मोल में कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हो सकता है कुछ जो है आपस में कर लें, कुछ जो है दूसरे वाले से कर लें। तो यहाँ पर हमको जो है अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी प्रोडक्ट की, तो इसलिए हम इनको नहीं करते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि सेम अल्काइल हैलाइड ली जाए। ठीक है, तीसरा जो सिनेरियो आता है उसमें हम लोग लेते हैं, दूसरा हमारा वुड्स रिएक्शन था, तीसरा हमारे पास आ जाता है रिडक्शन कर दें एल्काइल हैलाइड का, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अगर हम इनको रिड्यूस करें, ठीक है, तो अगर हम इनको रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, तो हम कोई एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं जिसको किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं,
तो हमको क्या मिल जाता है यहाँ पे, एल्केन मिल जाता है, साथ ही साथ एक ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा ये, जैसे क्या कैटलिस्ट हम ले सकते हैं, तो अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो जैसे हमारे पास आ गया जिंक इन एसिटिक एसिड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम जिंक को HCl में भी ले करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जिंक को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, या Zn कॉपर का कपलिंग अलॉय ले लेते हैं तब भी हो जाएगा, और इसको अल्कोहल में डाल दें C2H5OH में। तो ये सारे कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है ना, एल्काइल हैलाइड रिड्यूस हो जाती है किसमें, एल्केन में। एग्जाम्पल की बात की जाए तो सपोज कर लिए हमारे पास आ जाएगा CH3CH2Cl + H2। एक कैटलिस्ट लेते हैं जिंक जो हो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो, यानी जिंक बेसिक मीडियम में। तो ये रिएक्शन क्या करेगा, CH3CH2 को रिड्यूस कर देगा, Cl को रिड्यूस कर देगा इसमें, और हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl। ये क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास था इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कॉमन नेम इसका होता है। IUPAC नाम की बात की जाए तो क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन रिड्यूस होकर क्या बना लेती है, सिर्फ इथेन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि रिडॉक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम तीसरा मेथड जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें COOH प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें दो प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहली जो है हमारी वो डी कार्बोक्सिलेशन है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को ही निकालना, और दूसरी होती है हमारी कोलबेज मेथड। तो कोलबेज मेथड को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन में बेसिकली हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। फिर उस सॉल्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से अगेन रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले ली, इसका रिएक्शन हमने कराया स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि ये एसिड बेस का रिएक्शन है तो यहाँ पर हमको सॉल्ट मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, वही एसिड प्लस बेस जो हमने पहले भी पढ़ रखा है बचपन में, एसिड प्लस बेस जो होता है सॉल्ट और वाटर बनता है, वही चीज़ यहाँ पे बनी है। ठीक, अब जो है हमारे पास जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अगेन से सेम मीडियम में रिएक्शन होता है, बस खाली इस बार हम लोग ले लेते हैं क्विक लाइम और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, 630 केल्विन कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, जिसमें ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाती है और हमको क्या मिल जाता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। साथ में यहाँ हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये फेनोमेना होता है, इसमें बेसिकली COO ग्रुप हट गया तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एल्केन। ये है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसका एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बेसिकली R की जगह कोई भी चीज़ ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, या CH3CH2 ले लीजिए। ठीक है, C3H7 ले, कुछ भी ले लीजिए, रख दीजिए और हमको एग्जांपल मिल जाएगा। हम चाहें तो इससे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस RCOA का नाम जो होता है, इसको हम नाम देते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसका नाम याद रखना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ सकती है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। और दूसरी हमारे पास जो प्रोसेस होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन की, वो होती है कोलबे मेथड। कोलबेज मेथड, कोलबे मेथड में क्या होता है, कोलबे मेथड में हम लोग सोडियम कार्बोक्सिलेट लेते हैं, अगेन यही सोडियम कार्बोक्सिलेट लेते हैं। ठीक है, इट इज़ ए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं, यानी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड को डिप करके उसमें करंट पास करते हैं सेम कंटेनर में। ठीक है, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होने से क्या होता है कि ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक सिमेट्रिकल एल्केन में। ठीक है, R में, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में। इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है, देन उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, जिसकी वजह से हमको एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये है हमारा एल्केन। हमने अभी जैसा बताया कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं,
तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर समझते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो हमारे पास आ जाता है कि सोडियम एसीटेट, इसका 2 मोल है, ठीक है। ये क्या होगा, वाटर में आयोनाइज होगा, ठीक है। आयोनाइज होता है तो क्या बनता है हमारे पास CH3COO माइनस और Na+, ठीक है। क्योंकि 2 मोल लिया है तो 2 बैलेंस करना पड़ेगा। और वाटर क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो वाटर भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है। तो वाटर ब्रेक डाउन होता है H+ और OH- आयन में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में यही फिनोमेना होता है। फिर एनोड हमने बताया कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। एक एनोड होता है जिस पर पॉजिटिव साइन होती है और एक कैथोड होता है जिस पर निगेटिव साइन लगती है, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ये जो एसीटेट आयन है ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके एक स्पीशी बना लेते हैं CH3CO एसीटेट रेडिकल, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। और ये वापस से फ़ौरन ब्रेक डाउन कर लेती है किसमें, इथेन में, ठीक है। कन्वर्ट हो जाती है इथेन में और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो ये हो जाता है हमारा एनोड पर रिएक्शन। कैथोड पर क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एसीटेट आयन लूज़ किया है वही 2 इलेक्ट्रॉन H+ आयन क्या करता है, गेन करता है और रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल बना लेता है, जो कि वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। तो एनोड पर हमको प्रोसेस मिलती है, एसीटेट आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इथेन में कन्वर्ट होता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ किया है वो हाइड्रोजन गेन करके हाइड्रोजन गैस बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कोल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बचता है कि वाई वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम कोल्बेज मेथड। कोल्बेज मेथड से हम क्यों मीथेन को नहीं बना सकते, मीथेन इज़ ऑल्सो एल्केन, मगर हम क्यों नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू।